Hello everyone, myself डॉक्टर प्रदीप पारिक। आई एम गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर इन हरियाणा। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि लेट्स स्टडी टुगेदर एंड लेट्स क्रैक पीजी टुगेदर, सो आई एम स्टार्टिंग माय फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट टॉपिक इज डायफ्रैग्मेटिक ओपनिंग। Diaphragm is developed from mesoderm. There is three major opening. First is vena cava opening, which is present in central tendon and at the level of T8, which passes to IVC and right phrenic nerve. Second is esophageal opening, present in muscular part at the level of T10, that give passage to esophagus, right and left vagus nerve, esophageal branch of left gastric arteries. Third major opening in between crust of diaphragm at the level of T12, that give passage to aorta, azygous vein and thoracic duct. इसके साथ कई बार एक क्वेश्चन ये सीधा डायग्राम आता है, इस डायग्राम में पॉइंटर लगा होता है, हाइटस या ओपनिंग का साइट और लेवल पूछ लेते हैं। और दूसरा क्या, इन एडिशन टू मोटर नर्व सप्लाई ऑफ डायफ्राम इज फ्रेनिक नर्व, सेंसरी नर्व सप्लाई फॉर सेंट्रल पार्ट इज फ्रेनिक नर्व एंड सेंसरी नर्व सप्लाई फॉर पेरिफेरल पार्ट इज फर्स्ट टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व्स। सेकेंड टॉपिक फ्रॉम फिजियो, that is oxygen hemoglobin dissociation curve. Oxygen transported by two forms, one by hemoglobin, one in dissolved form, almost 98 to 99% by hemoglobin and 1 to 2% in dissolved form. Partial pressure of oxygen जो PaO2 होता है, that only depends on dissolved form of oxygen, इसलिए अनीमिया में नॉर्मल PaO2 रहता है, that is called Henry law. This curve is a sigmoid और एस शेप कर्व ड्यू टू रिलेटिव एफिनिटी एंड कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है INICET और पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर कि सिग्मोइड कर्व एस शेप क्यों है या सिग्मोइड शेप में क्यों है ये कर्व, तो रिलेटिव एफिनिटी और कोऑपरेटिव बाइंडिंग की वजह से। और नीट पीजी और एफएमजी के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो फैक्टर्स फॉर राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट आता है। तो फैक्टर फॉर राइट शिफ्ट इन टिश्यू इज फर्स्ट वन इज हाइपोक्सिया, दैट मीन डिक्रीज PaO2. Example are exercise, high altitude. Or second cause for or factor for right shift is hypercapnia, PCO2. Third is increase anaerobic glycolysis. तो and fourth one is increased temperature. Fifth is increase to 3 BPG. Increase to 3 BPG की वजह से क्या होगा, बाइंड करेगा बीटा चेन के ऊपर चार साइड्स पे, सो ऑक्सीजन के रिलीज बढ़ जाएगा। एक इफेक्ट होता है बोहर इफेक्ट, जो टिश्यू में मिलेगा राइट शिफ्ट की वजह से, लोडिंग ऑफ CO2 एंड अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम HB इज कॉल्ड एज बोहर इफेक्ट। लेफ्ट शिफ्ट इन लंग्स इंक्रीज एफिनिटी एंड इंक्रीज ऑक्सीजन बाइंडिंग कॉल्ड एज हाल्डेन इफेक्ट। फैक्टर फॉर लेफ्ट शिफ्ट आर इंक्रीज PO2, डिक्रीज PCO2, डिक्रीज टू 3 BPG एंड एल्केलोसिस, डिक्रीज टेम्परेचर। स्टोर ब्लड के अंदर भी लेफ़्ट शिफ्ट मिलेगा और HbF जो है वो भी लेफ़्ट शिफ्ट शो करेगा क्योंकि इसमें बीटा चेन होती नहीं है। थर्ड टॉपिक फ्रॉम फार्मा। जितना मुश्किल हम न्यू ड्रग्स के नाम हैं उस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। दिस इज अ डोज रिस्पॉन्स कर्व। डोज रिस्पॉन्स कर्व बेसिकली हाइपरबोला इन शेप होता है और जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इट इज़ अ लॉग DRC या लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व, इट इज़ इन सिग्मोइड शेप। इससे हम एफिकेसी पोटेंसी का पता कर सकते हैं। वी कैन मेजर एफिकेसी एंड पोटेंसी ऑफ ड्रग्स बाय DRC। पोटेंसी मीन्स पावर ऑफ ड्रग्स एंड इट्स रिलेटेड टू डोज। मोस्ट लेफ्ट इन द ग्राफ इज मोस्ट पोटेंट ड्रग and the efficacy means maximum effect in controlled condition. Most high in the graph is more efficacious. Clinically efficacy is more important than potency. The A is more efficacious than B. A and B are more potent than C. कुछ ग्राफ ऐसे भी आते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट्स पे INICET में ये स्पेशली पूछते हैं कि इस कंसंट्रेशन पे कौन सी ड्रग पोटेंट ज़्यादा है, कौन सी एफिकेशियस ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के आप ये जो लेफ़्ट साइड है
उसको मोस्ट पोटेंट है, जो सबसे ऊपर है हाई साइड में है वो मोस्ट एफिकेशियस है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज बायोकेमिस्ट्री, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके लिए 80% मेडिकोज ये सोचते हैं कि सब कुछ मिक्स हो जाता है। चलो इसे थोड़ा सॉर्टेड करते हैं। ऑन योर स्क्रीन दोज आर 8 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर अलोंग विद देयर कॉजेटिव एंजाइम्स। अब जब हमने एंजाइम रट लिए हैं यार, तो अब एग्जामिनर इससे आगे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए हैं जो सिम्टम्स हैं। टुडे वी विल डिस्कस सिम्टम्स ऑफ ऑल जीएसटी वन बाय वन। फर्स्ट इज वॉन रिकेट डिजीज, it is a autosomal recessive disorder. Symptoms are hepatomegaly, doll-like face, intermittent cyanosis. Age of patient in question in between 3 to 4 months. And extensor xanthoma. It is a key point. Extensor xanthoma आपको मिलेंगे. It is von Wright disease. Second one is a Pompe disease. It is also listed under lysosomal storage disorder. Key point for this question is floppy infant, cardiomyopathy, failure to thrive, feeding problem. It is a fatal disease, death at the age of 2 years. Cori disease, third one. Symptoms are hepatomegaly, hypoglycemia, immunodeficiency. Another name for Cori disease is limit dextronosis or Forbe disease. Mental retardation भी इसके अंदर मिलेगा. Fourth one is Anderson disease. Anderson disease also a fatal disease, death at the age of 5 years. Key point is progressive cirrhosis. Fifth one is McArdle disease. McArdle disease symptoms are it present in late childhood. Key point is burgundy color urine, exercise intolerance, cramp and muscle pain present, second wind phenomena present. Sixth one is Herd disease. Seventh is Tori disease. Tori disease symptoms are exercise intolerance after carbohydrate rich meal or hyperuricemia after exercise. हाइपरयूरिसीमिया वॉन रिकेट डिजीज में भी मिलता है, लेकिन उसके अंदर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस नहीं मिलती कार्बोहाइड्रेट रिच मील के साथ। नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम एफएमटी, इट इज एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट्स 2021। इंडिकेशंस क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर पहले क्या होता था 1971 में, ओनली अप्लाइज टू मैरिड वीमेन। अब ये चेंज करके अनमैरिड वीमेन्स आर ऑल्सो कवर्ड अंडर एमटीपी एक्ट। जेस्टेशनल एज लिमिट था 20 वीक फॉर ऑल इंडिकेशंस, नाउ 24 वीक फॉर रेप सर्वाइवर्स, बियॉन्ड 24 वीक्स फॉर सब्सटेंशियल फीटल abnormalities. मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन रिक्वायर्ड बिफोर टर्मिनेशन। पहले 12 वीक तक 12 वीक तक एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट थी, और 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड फॉर 20 वीक. नाउ 1 RMP till 20 week, 2 RMPs 20 to 24 weeks, मेडिकल बोर्ड अप्रूवल आफ्टर 24 वीक्स. पहले क्या होता था, ब्रीच ऑफ द वुमेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी करने पे फाइन अप टू 1000 रुपीज. नाउ फाइन एंड और इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पैथो. ये ऐसा टॉपिक है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ऑल एग्जाम and in all time favorite of examiner, that is CSF finding in meningitis. first of all, अब जब ये ग्राफ ये टेबल आ जाती है तो डायग्नोसिस अपने आप से मेनिंजाइटिस बन जाता है. फिर भी कई बार क्लिनिकल फीचर्स पूछ लेते हैं मेनिंजाइटिस के, फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक, पिन प्रिक रैशेस, कोल्ड हैंड एंड फिट्स. इस पूरी टेबल को अच्छे से रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा दिमाग से ये सोचने की ज़रूरत है कि एक नॉर्मल प्रेशर रेज किस में है, बैक्टीरियल, ट्यूबरकुलोसिस और एसेप्टिक. अगर प्रेशर रेज है तो आपने वायरल और फंगल को आपने पहले ही अलग कर दिया कि प्रेशर रेज है तो बैक्टीरियल है, ट्यूबरकुलोसिस है या एसेप्टिक है. अब अगर WBC के टाइप न्यूट्रोफिल्स हैं तो बैक्टीरियल में न्यूट्रोफिल्स हैं, एसेप्टिक में न्यूट्रोफिल्स हैं, जबकि ट्यूबरकुलोसिस में लिम्फोसाइट्स हैं. तो आपका ट्यूबरकुलोसिस वहाँ से अलग हो गया है. अब जो आपको इसमें देखना है, आपको इसमें देखना है कि ग्लूकोज और प्रोटीन लेवल दोनों में एलिवेटेड है, बैक्टीरियल में भी और एसेप्टिक कंडीशन में भी. ग्लूकोज लेवल लेस देन 40 मिलीग्राम जो मिलेगा वो बैक्टीरियल में मिलेगा, एसेप्टिक में स्लाइटली लो मिलेगा. तो ये यहाँ से हम इस तरीके से इसको एक दूसरे से कंपेयर करके इस टेबल को पढ़ना है. आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में भी इस टेबल को
फिर डालेंगे ताकि रिपीटिशन से बार बार पढ़ने, जैसा सभी जितने भी हमारे मेंटर्स हैं वो सभी ये बोलते हैं कि थोड़ा पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, तो रिपीटिशन से रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे तो रैंक रिवाइज होएगी, रैंक रिवाइज होएगी तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये सब चीज़ें करनी है। और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। टेलीग्राम चैनल की जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में है। उस टेलीग्राम चैनल पे डेली 20 टॉपिक्स के क्विज़ भी डाली जाएंगी जो इन 19 टॉपिक से अलग होगा। तो ऑलमोस्ट हम डेली 40 टॉपिक्स को रिवाइज कर पाएंगे और होपफुली INICET तक 570 टॉपिक्स हम रिवाइज कर पाएँ। नेक्स्ट फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, तो आप किसी तरीके के भी अंडे भूल जाएं लेकिन ये अंडे नहीं भूलने। जो फर्स्ट 3 सिस्टोसोमास के एग्स हैं, फर्स्ट इज लेटरल, जो आपको हुक दिख रहा है, लेटरल जो आपको स्पाइक दिख रही है वो है हमारा सिस्टोमा मैंसोनी। जो लेटरल है वो इंफीरियर मेजेंट्रिक प्लेक्सस में लाई करेंगे। जिसमें आपको बिल्कुल नीचे सीधा एक दिख रहा है वो है हमारा सिस्टोसोमा इमेटोबियम। तो ये वेजिकल प्लेक्सस में लाई करेगा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर कोज करेगा और PAH कोज करेगा। जिसके अंदर एक नोब दिख रही है, नोब है हमारा सिस्टोसोमा जेपेनिकम। जेपेनिकम जो है हमेशा जैपनीज जितने लोग हैं वो सुपीरियर हैं, तो सुपीरियर मेजेंट्रिक प्लेक्सल में ये प्लेक्सस के अंदर ये लाई करते हैं। अब याद करने का एक अच्छा सा तरीका है, जो नेक्स्ट आपको सिल्वर कलर का दिख रहा है, एच नाना। हमारे नाना बहुत पुराने टाइम के थे तो उस टाइम सिल्वर कलर ब्लैक एंड वाइट सब फोटोज़ होती, तो ये ब्लैक एंड वाइट फोटो ही आती है हमेशा एच नाना की। तो इस एच नाना के अंदर ये नॉन बाइल स्टैंड एक एग है जिसके अंदर एच नाना ड्वार्फ टाइप फॉर्म होता है, वो इसमें रहता है। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स, इसका विद लार्वा, जब विद लार्वा है तो इसकी आउटर बाउंड्री है जो वो रफ है, स्मूथ नहीं है। और जो बीच वाला सेकंड लास्ट जो आप डायग्राम या फोटो देख पा रहे हैं, ये आपने हर किसी भी मॉक टेस्ट में, किसी भी आपने जो एग्ज़ाम आवश्यक दिया है उसमें हर किसी में ये मिला है, ट्राइचूरिस ट्राइचूरा, बोथ साइड म्यूकस प्लग होते हैं। और नेक्स्ट लास्ट है जो हमारा हुक व मिड लार्वा। इसके अलावा ये एग्स और ये इसके अलावा जो जितने और भी एग्स हैं वो एग्स भी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में डालते रहेंगे ताकि रिवीजन के साथ हम इसको अच्छे से याद कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम ENT, ऑल टाइम ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, ऑल टाइप क्वेश्चन आते हैं जैसे इमेज बेस्ड, ऑल एक्सेप्ट द वन लाइनर, जैसे कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर एपिस्टेक्सिस इज लिटल्स एरिया और किसल ब्लैक प्लेक्सिस। मोस्ट कॉमन कॉज इन एल्डरली फॉर एपिस्टेक्सिस इज हाइपरटेंशन। मोस्ट कॉमन कॉज इन चाइल्ड फॉर एपिस्टेक्सिस फिंगर नेल ट्रॉमा। जैसे ये नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर्टरीज नॉट द पार्ट ऑफ किसल ब्लैक प्लेक्सिस। तो इसका आंसर है ई, पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी। जो आप ये देख पा रहे हैं कि इंटरनल विच आर्टरी इज द पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, विच इज़ द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इस तरीके के सारे क्वेश्चन आते हैं। अब जो INICET के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एपिस्टेक्सिस के ट्रीटमेंट पे, एपिस्टेक्सिस के ट्रीटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जो एपिस्टेक्सिस के ट्रीटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं उसमें से है नेक्स्ट स्टेप या बेस्ट। तो नेक्स्ट स्टेप फॉर एपिस्टेक्सिस इज नोज पिंचिंग 5 to 10 minutes. If not stopped, then cauterization. Most common use agent for cauterization is silver nitrate. Then nasal packing. Nasal packing always done bilaterally. INICET में क्वेश्चन आता है रिमूवल ऑफ पैकिंग, आइडली आफ्टर 24 hours, maximum for 72 hours. If not stopped, then ligation of artery, that is ESPL, endoscopic sphenopalatine artery ligation. नेक्स्ट इमेज फ्रॉम ऑफ्था, इस इमेज ऑफ टेरिजियम। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऑप्शन होता है पिंगुएला, टेरिजियम, बर्थ डिफेक्ट, ये वो 100 ऑप्शंस आएंगे लेकिन सीधा सीधा सा क्वेश्चन आता है टेरिजियम। सिम्टम ऑफ टेरिजियम प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम PSM, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नाउ डेज इज VVM वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग। ये VVM में सेंट्रल स्क्वायर और आउटर सर्कल होता है। क्वेश्चन अराइज की कौन सी स्टेज में यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज हो सकता है, कौन सी स्टेज में नहीं हो सकता। देयर आर 4 स्टेजेस। स्टेज 1 गुड एंड यूटिलाइज।
the central square is lighter than the surrounding circle, and the central square is equal or darker than the surrounding circle, we don't utilize these kind of whiles. नेक्स्ट क्वेश्चन अब आने लगा है ओपन वाइल पॉलिसी पे। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि ओपन वाइल पॉलिसी होती क्या है, इसका मतलब क्या है। द रीयूज ऑफ पार्शली यूज मल्टी डोज वाइल्स इन सब्सिक्वेंट सेशन अप टू 4 वीक। इसकी प्री रिक्वेस्टीज या कंडीशंस क्या है। डेट एंड टाइम शुड बी मेंशन्ड ऑन द वाइल, द एक्सपायरी डेट हैज़ नॉट पास्ड। अब एप्लीकेबल कौन कौन सी हैं किसके ऊपर वाइल, हम नॉट एप्लीकेबल याद नहीं करते, हम एप्लीकेबल याद कर लेते हैं। जिन पे नहीं होगी तो अपने आप नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी। एप्लीकेबल जो टी से ख़त्म हो रही हैं या वी से ख़त्म हो रही हैं। तो देखिए डीपीटी, टीडी, ओपीवी, आईपीवी, पीसीवी, हेपेटाइटिस बी और पेंटावेलेंट। इसका एक कॉलेज टाइम में निमोनिक बनाया था, डीटीओ इंद्रप्रस्थ है परेशान। तो डी फॉर डीपीटी, टी फॉर टीडी, ओ फॉर ओपीवी, आई फॉर आईपीवी, पी फॉर पीसीवी एंड एच फॉर हेपेटाइटिस बी, पी फॉर पेंटावेलेंट। नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द एनेस्थीसिया और इमरजेंसी मेडिसिन। ये कैनुला और फॉलिस के जो साइज़ और ये सीधा डायग्राम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इमरजेंसी के अंदर अब जब से नीट एनबी ने एग्ज़ाम करवाना शुरू किया तो वो वापस वो डीएनबी वाला पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछती है। तो उनका एक ये वन लाइनर जैसे क्वेश्चन है जिसको कभी गलत नहीं करना है। तो हमेशा याद रखना है कैनुला को 18 नंबर इज़ ग्रीन, 18 नंबर इज़ ग्रीन। आपसे ग्रीन से नीचे नीचे ही पूछा जाता है, ग्रीन से ऊपर पूछने के बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि वो रूटीनली यूज़ नहीं होते हैं। तो रूटीनली यूज़ होने वाला है ग्रीन 18, उसके बाद 20 फॉर पिंक, 22 फॉर ब्लू, 24 फॉर येलो, 26 वायलेट। अब मेरे साथ बोलिए ग्रीन, पिंक, ब्लू, वायलेट। 18, 20, 22, 24, 26, 18, 20, 22, 24, 26। 18 ग्रीन, 20 पिंक, 22 ब्लू, 24 येलो, 26 वायलेट। ऐसे ही फॉलिस कैथेटर। फॉलिस कैथेटर में आपको इसकी ट्यूब नहीं देखनी, जो ट्यूब के आगे रेड कलर का स्पॉट लगा हुआ है ना, इसके कलर चेंज होंगे। ये तो हर किसी में ऑरेंज कलर की होगी, ये तो हर किसी में ऑरेंज कलर की होगी। तो इसका निमोनिक है गोरी पंजाब, गोरी पंजाब, गोरी पंजाब। जी फॉर ग्रीन, ग्रीन 14, यहाँ 14 से हो जाएगा, इसमें कोई ओड नंबर ही नहीं, इवन है। 14, 16, 18, 20, 22, 24। ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, पर्पल, ब्लू। यहाँ और वहाँ के ब्लू में आपस में मिक्सअप नहीं करना है। ये 100% आने वाले क्वेश्चन है जो सबके सही होंगे। अगर आपने इसको गलत किया तो सीधे 10,000 रैंक पीछे चले जाओगे। Next image from medicine that showing enzyme elevation after ISD. First enzyme after ischemic heart disease initiate to rise is myoglobin within half to 2 hours and achieve peak within 4 to 6 hours and come back to normal within 24 hours. तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्लिनिकली। मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है वो नेक्स्ट एंजाइम है CKMB। Then CKMB and troponin INT initiate to rise within 4 to 6 hours and both achieve peak in 24 hours. CKMB come back to normal in 72 hours and troponin within 5 to 14 days. So CKMB is significantly used to differentiate from old MI to new MI. तो ये डायग्राम, ये जो ग्राफ है, ये आपको रूटीन लाइफ में भी याद रखना है और आपको हर तरीके की, जैसे FMG के अंदर आने वाला मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये। सर्जरी, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सर्जरी। ये जो टॉपिक है जिसकी फ़ोटो आपके सामने आई है, कंटिन्यूसली 3 सालों से नीट, FMG, INICT सब में आ रहा है। दिस इज़ द फॉर क्रोनिक वेनस डिजीज़ क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमें C0 नो विजिबल, नो क्लिनिकल साइन, C1 टेलेंजेक्टेसिया प्रेजेंट, C2 वेरिकोज वेन प्रेजेंट, C3 एडिमा। तो C2 जो क्वेश्चन आता है मोस्टली आता है वेरिकोज वेन दी होती है और वो पूछते हैं, जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है, सेकंड डायग्राम जो ऊपर में राइट हैंड साइड में है वो वेरिकोज वेन का है, वही फोटो दी जाती है, तो वो वेरिकोज वेन है। और जो फिर एडिमा के साथ आता है तो C3 एडिमा, C3 फॉर एडिमा।
C4 के दो पार्ट है, C4A, C4B। C4A इज़ फॉर पिगमेंटेशन और C4B एट्रोफिक ब्लांचिंग। ये वर्ड लिखा होगा आपको, एट्रोफिक ब्लांचिंग। और जिसमें क्वेश्चन में हम कंफ्यूज होते हैं, C5 हील्ड अल्सर है और C6 एक्टिव वीनस अल्सर है। हम C5 को और C6 में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। पिछले 3 साल से आ रहा है, क्योंकि अभी भी 20% से कम लोग इसको सही कर पा रहे हैं, तो ये बार बार आता रहेगा जब तक इसको 50% लोग ठीक नहीं कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ओबीजी। 3 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं इसके अंदर। हम पीरियड ऑफ गेस्टेशन फंडस के हिसाब से देख रहे हैं, तो प्यूबिक बोन पे 12 वीक है, जस्ट अबव प्यूबिक बोन 12 वीक, और इफ फंडस एट अम्बिलिकस इज 20 वीक्स, एट जिफिस्टर्नम इज 26 वीक। जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि 36 और 38 वीक पे फंडस यूजुअली राइट अप अंडर स्टर्नम, तो 40 वीक पे वो नीचे क्यों आ जाती है? बिकॉज प्रेजेंटिंग पार्ट्स ड्रॉप्स डाउन इन द पेल्विस, तो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पेल्विस में आ जाता है, तो उसकी वजह से जो फंडस साइट है वो नीचे आ जाती है, तो इस वजह से ये ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डर्मा, लाइकन प्लेनस, इट इज़ ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पैथोलॉजिकली। जो इसमें मैं जितने पॉइंट्स आपको मैं बोलूँगा, ये सारे के सारे वन लाइनर या ऑल एक्सेप्ट क्वेश्चंस के अंदर INI-CT में हर बार आए हुए हैं। पैथोलॉजिकली इज बेसल सेल डीजनरेशंस, प्रेजेंस ऑफ सिवेट और कोलॉइड बॉडीज एसोसिएटेड विथ हेपेटाइटिस C, 5 P's प्लेन, पर्पल, पॉलीगोनल, प्यूरेटिक और पेप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा म्यूकोजल फाइंडिंग्स, म्यूकोजल फाइंडिंग क्या होगा? विच इज ए लेसी पैटर्न ऑन द बक्कल म्यूकोजा, इज एसोसिएटेड विथ स्कारिंग एलोपीसिया। नेल्स पर टेरिजियम भी मिलेगा, ये सब कुछ यहाँ मिलेगा। और एक कोएबुलर फिनोमेना होता है जो आइसोमॉर्फिक फिनोमेना है, वो भी लाइकन प्लेनस में मिलता है, वो विटलिगो सोरियासिस के साथ साथ लाइकन प्लेनस के अंदर भी मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीडियाट्रिक्स से, एक ऐसा टॉपिक जिसको एक एम्स के पेपर ने एक पेपर में 2 बार वो सेम क्वेश्चन दिया है, और एक बार नहीं, ऐसा उन्होंने कई बार किया है। एपगार स्कोरिंग फॉर न्यूबॉर्न, इट इज़ डन एट द बर्थ on 1 minute and 5 minute, extended एपगार आफ्टर 5 to 7 and 10 minutes। ठीक है, इफ स्कोर मोर देन और इक्वल टू 7 एट 1 minute, तो नॉर्मल चाइल्ड गिव इट टू मदर। इफ स्कोर इज लेस देन 7 एट 1 minute, then admitted in NICU and re-examine for एपगार स्कोर आफ्टर 5 minutes। इसमें आपको हर पॉइंट पे ध्यान देना है। इसकी फुल फॉर्म तक क्वेश्चन आती है। A फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स, G फॉर गिमेंस, A फॉर एक्टिविटी, R फॉर रेस्पिरेशन। इसके अंदर कोई रेस्पिरेशन रेट नहीं दे रखा है, जो क्वेश्चन में ऑप्शन में होता है वो रेस्पिरेशन रेट होता है, तो रेस्पिरेशन रेट नहीं है यहाँ पे कोई भी, सिर्फ रेस्पिरेशन है कि एपनिक है, स्लो इरेगुलर है या स्ट्रॉन्ग क्राई है। अब ग्रीमेंस में क्राई भी है, और इसका कई बार नाम आता है रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी के साथ भी ये सीधा सीधा आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल भी करना आ सकता है और ये चीज़ भी आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम साइकेट्री। अब जो ये टेबल है, ये अपने आप में ही कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन है, जो हर साल किसी ना किसी पेपर के अंदर आता है, जिसमें आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना, रिएक्शन पढ़ना है, फीचर पढ़ने हैं, टाइम को बस जिस टेबल में जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से याद रखेंगे, और ट्रीटमेंट या नेक्स्ट है। जैसे एक्यूट डिस्टोनिया, टाइम फर्स्ट 1 to 5 डेज, यंग एंटीसाइकोटिक के ऊपर कोई यंग मेल है और एंटीसाइकोटिक पे है, फर्स्ट to 5 डेज के अंदर ही प्रेजेंट विद द फीचर ऑफ स्पेज्म ऑफ मसल ऑफ टंग, फेस, नेक एंड बैक। इसको बोलते हैं एक्यूट डिस्टोनिया। तो इसमें क्या करेंगे, एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स आर डायग्नोस्टिक एंड क्यूरेटिव। एक्थीजिया किसको बोलेंगे, जब टाइम पीरियड 5 to 60 डेज है, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रेस्टलेसनेस, नो एंजाइटी और नो एजिटेशन, इट इज़ अ एक्थीजिया। तो नेक्स्ट स्टेप होगा रिड्यूस डोज और चेंज द ड्रग, रिड्यूस डोज और चेंज द ड्रग। प्रोप्रेनोलोल मोर इफेक्टिव, प्रोप्रेनोलोल इज द मोर इफेक्टिव ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर 5 to 30 डेज एन एल्डरली
present with the bradykinesia, rigidity, variable tremor, mask-like faces, and shuffling gait. It is the antipsychotic induced Parkinsonism. Then next step is drug reduction and change medication. Anti-Parkinsonian agents started. If after stopping the antipsychotic, patients came with extreme rigidity, fever, unstable blood pressure, myoglobinemia, it's a clear picture of neuroleptic malignant syndrome. The drug of choice for dentorelin. And next step, stop antipsychotic immediately, and treatment started with the dentorelin. Rabbit syndrome or perioral tremor. Perioral tremor after the taking of antipsychotic drugs, month to year, a patient present with the perioral tremors. The best treatment is anti-Parkinsonian agents. And after month of year, a elderly present with the orofacial dyskinesia, rarely widespread choleathetosis or dystonia. It is called as tardive dyskinesia. It may be reversible with early recognition and drug discontinuation. So valabenzine is the drug of choice for tardive dyskinesia. ये टेबल भी हम, जैसे मैंने कहा था मेनिंजाइटिस, ये वाली टेबल और एग्स वाली टेबल, ये हम ऑल्टरनेट या 2 या 3 वीडियोज़ के बाद इसको डालते रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रेडियो से कि सिटी जिसमें बोन वाइट दिख रही है सिटी है, उसके साथ पेट है, तो ये पेट सिटी बन जाएगा. पेट सिटी में ऊपर आप ब्रेन में देखेंगे 2 कलर है, रेड और ग्रीन, जबकि इसमें जो पेट MRI है इसमें ग्रीन कलर नहीं है, इसमें इस तरीके का कलर आएगा कि एक ये पर्पल सा कलर आएगा, और ब्लैडर के अंदर भी इस तरीके का ही कलर कॉन्ट्रास्ट आपको दिखेगा. तो ये इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्थोपेडिक. इट्स ए पेशेंट फेल प्लेइंग बास्केटबॉल, उसको पेन है, स्नफ टेंडरनेस प्रेजेंट एट द स्नफ बॉक्स. तो आप सबको पता है कि इट्स फ्रैक्चर ऑफ स्कैफोइड. तो वन लाइनर है इसके लिए बहुत सारे. मोस्ट कॉमन कार्पल टू गेट इंजर्ड और फ्रैक्चर्ड इज स्कैफोइड. Most common site of fracture is west of scaphoid. Most common site of avian is proximal pole due to retrograde blood supply of scaphoid. क्लिनिकल फीचर अभी मैंने बताया, टेंडरनेस प्रेजेंट एट द स्नफ बॉक्स. एक्सरे बेस्ट व्यू इज ओब्लिक. ओवरऑल बेस्ट व्यू पूछा जाता है तो PA व्यू विद रिस्ट इन अल्नर डेविएशन. इट इज़ ए ऑकल्ट फ्रैक्चर. तो इन्वेस्टिगेशन चॉइस इज MRI. Treatment, conservative treatment, cast in glass holding position. If surgery required, then use Herbert or headless screw. थैंक यू डॉक्स. एक छोटा सी मेरी अप्रोच मैं सोच रहा हूँ ये करने की कि मैं भी पढ़ता रहूँ और आप लोग भी पढ़ते रहें और अच्छी रैंक हम लेके आएँ आने वाले INECT या नेक्स्ट और नीट PG के अंदर, ताकि ना तो किसी कोटे की तरफ देखना पड़े ना कुछ और सोचना पड़े. एक अच्छी रैंक आ जाए, डिसेंट सी रैंक आ जाए और डिसेंट सी ब्रांच हमारे को मिल जाए. इसकी PDF जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. उस पर 20 क्वेश्चंस की एक क्विज़ भी डेली डाला करेंगे जो इन 20 टॉपिक्स के अलावा होगी. तो रोज़ हम 40 टॉपिक रिवाइज़ कर लेंगे. थैंक यू. कीप सपोर्टिंग. और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए वो हुआ करना पड़ेगा क्या? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.